पापा, मैं शिवराज से शादी नहीं करना चाहती। मुझे वो पसंद नहीं है और वो मेरे लायक भी नहीं है। मनोहर जी ने बहुत ही धैर्य से वंशिका की बात सुनी और फिर दो टूक अंदाज में कहा, तुम्हारी दादी ने बचपन में ही तुम दोनों की सगाई कर दी थी। तुम्हारी शादी हर हाल में शिवराज से होगी, क्योंकि हमारे परिवार में की गई सगाइयाँ तोड़ी नहीं जाती और मैं अपने बचपन के दोस्त से किसी भी तरह की नाराज़गी नहीं चाहता। ये कहकर उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम परेशान मत हो वंशिका, वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लड़का है। वो तुम्हें बहुत मोहब्बत देगा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। तुम उसे एक मौका देकर तो देखो। पापा, मैंने कब कहा कि वो बुरा है? लेकिन इंसान की अपनी पसंद भी तो होती है ना। मुझे वो पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? मैं वो वजह जान सकता हूँ। मनोहर जी ने वंशिका के चेहरे पर कुछ खोजने की कोशिश की और वंशिका अब और ज़्यादा अपने बाप से झूठ नहीं बोल सकती थी। अगर अब और छुपाती तो उसकी शादी शिवराज से हो जाती और अपने प्यार से दूर हो जाती, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। पापा, मैं शिवराज से नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये कहकर उसने अपनी गर्दन झुका ली थी। आखिरकार असल मामला उसकी जबान पर आ ही गया था। मनोहर जी ने बड़ी मुश्किल से अपने भीतर उठते गुस्से पर काबू पाया था। वो कौन है? उन्हें अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई थी। जवान बेटी के मुंह से इस तरह की बातें सुनना बहुत ही तकलीफ दे था, वो भी तब जब उसकी शादी उनके दोस्त के बेटे से होने वाली थी। अपने पापा का ये सख्त अंदाज देखकर वंशिका एक पल के लिए सहम गई थी और उसके मुंह से आवाज़ न निकली। मनोहर जी फिर से आगे बोले थे, वंशिका, बड़े मान और गर्व के साथ मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया था। तुम्हें याद है ना? जब जब फर्स्ट डे तुम यूनिवर्सिटी जा रही थी, मैंने तुमसे क्या कहा था कि कभी भी मेरा मान और मेरा गुरूर मत तोड़ना। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने जा रही हो, तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। उसके बावजूद भी तुमने अपने कदम पढ़ाई के अलावा दूसरी राहों पर क्यों डाल दिए? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वंशिका। और वंशिका की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। पापा, शुभम बहुत अच्छा लड़का है, मेरी बहुत इज्जत करता है। आज तक कभी उसने मेरे साथ कोई भी गलत हरकत नहीं की है। मैंने उसकी ओर कदम नहीं बढ़ाए थे, लेकिन ना चाहते हुए भी ये दिल उसी की ओर झुकने लगा। मैं क्या करती? मोहब्बत पर किसी का बस नहीं होता पापा। बस मुझे हो गई शुभम से मोहब्बत। मैंने लाख खुद को रोका, लाख खुद को समझाया था, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी। मुझे गलत मत समझें। अगर आप मुझे गलत समझेंगे तो मुझे अपनी पवित्र मोहब्बत भी गंदी लगने लगेगी। मैं जी नहीं सकूंगी पापा। वो मनोहर जी के घुटनों से लगकर बैठ गई थी और अगले ही पल उनके घुटनों पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मनोहर जी को अपना दिल कटता हुआ महसूस हो रहा था। वंशिका उनकी जान थी, उनकी सबसे प्यारी बेटी। उसकी आंखों में आंसू वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन जो सच्चाई वंशिका ने उन पर जाहिर की थी वो भी तब जब उसे पता था कि वो बचपन से ही किसी और के नाम के साथ जुड़ी हुई है। इस बात को लेकर वंशिका पर उन्हें सख्त गुस्सा आया था। कांपता हुआ हाथ वंशिका के सर पर जाते जाते रुक चुका था। पापा, आपकी बेटी कभी आपका मान टूटने नहीं देगी, कभी आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। इसे आप मेरी गलती समझ लें या फिर मेरी नादानी कि मैंने मोहब्बत जैसा गुनाह कर लिया। वो मेरा क्लास फेलो है, वो भी एक बहुत अच्छे ख़ानदान से है और वो मुझसे बहुत मोहब्बत भी करता है। हम दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं। हमने फैसला किया है कि डिग्री लेने के बाद हम लोग शादी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मनोहर जी ने उसकी बात काट दी। मुझे बताओ, उसका नाम क्या है? कहाँ रहता है? मैं एक बार उससे मिलकर उसे देखना और उसे समझना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे लायक है या नहीं। और वंशिका को जैसे जिंदगी जीने का एक सहारा मिल गया था। आंखों के आंसू पोंछते हुए उसने जल्दी से अपने पापा के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए थे। पापा, वो बहुत अच्छा है। और फिर वो जोश में आकर उन्हें एक एक बात बताने लगी। वो बहुत ही गौर से अपनी बेटी के चेहरे को देख रहे थे, जहाँ पर जमाने भर की खुशी नजर आ रही थी, मगर वो जानते थे उनकी बेटी के लिए ये सब कुछ ठीक नहीं है। वंशिका की बातें सुनकर मनोहर जी इतना तो समझ चुके थे कि शुभम ने पहले वंशिका की ओर अपने कदम बढ़ाए थे और उसका बैकग्राउंड भी कोई इतना खास अच्छा नहीं था। यकीनन वो लड़का वंशिका का फ़ायदा उठाना चाहता था। वंशिका इस मामले में थोड़ी कच्ची थी। वो जल्दी ही लोगों पर विश्वास कर लिया करती थी और इसीलिए मनोहर जी अपनी बेटी को लेकर डरे हुए थे कि ये लड़का भी यकीनन अच्छा नहीं होगा।
उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वंशिका ने उसका यकीन कर लिया होगा। शिवराज के अलावा कोई भी व्यक्ति उन्हें भरोसेमंद नहीं लगता था। पापा, आप उससे सिर्फ एक बार मिल लीजिए, आप देखिएगा कि आपको बहुत खुशी महसूस होगी। वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। वो अपने पापा को मनाने की कोशिश कर रही थी जब उन्होंने अपने गार्ड को आवाज़ दी। थोड़ी ही देर में सूट बूट पहने एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। जी साहब जी, उसने गर्दन झुकाते हुए धीरे से कहा। वंशिका मैडम का क्लास फेलो शुभम शर्मा, इस लड़के का पता लगवाओ और इसे मेरे फार्म हाउस तक पहुंचाओ। आज शाम को मुझे उसके साथ मीटिंग करनी है। और ये सुनकर वो तड़प उठी। उसे अपने पापा के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे और अपने पापा का बाजू पकड़ते हुए बोली, पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया वंशिका, मैं तो बस उस इंसान से मिलना चाहता हूँ। अगर वो मुझे तुम्हारे लायक लगा तो मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा, लेकिन अगर वो मुझे बेहतर न लगा, मुझे जरा सा भी शक हुआ कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए तुम्हारे करीब आया था, तो मैं उसे ऐसा कहीं गायब करवा दूंगा या फिर तुम खुद ही उससे पीछे हट जाना। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मनोहर जी के अंदाज में चट्टानों जैसी सख्ती थी। वो सोफे से उठकर खड़े हुए थे। कोट के बटन बंद करते हुए उन्होंने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ाए थे और वंशिका तड़प कर उनके सामने आई थी। पापा, आप प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। प्लीज़ आप उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। उसे अपने पापा का स्वभाव अच्छे से पता था और वो डर गई थी। अगर मनोहर जी को शुभम के कैरेक्टर में जरा सा भी शक मालूम होता तो वो उसे ऐसे गायब कर देते जैसे वो कभी दुनिया में था ही नहीं। इसीलिए वो अपने पापा से विनती करने लगी। मनोहर जी ने प्यार से उसे अपने साथ लगा लिया। उसकी आंखों में आए आंसू पोंछ दिए। तुम बेकार में डर रही हो वंशिका, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है तो बस उससे एक मुलाकात करूंगा। देखना तो पड़ेगा ना कि लड़का तुम्हारे लायक है या नहीं। मैं तो बस उससे 2-3 सवाल करूंगा। अगर वो मेरे मापदंड पर खरा उतरा तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरते हुए हवेली से बाहर निकल गए, जबकि जब वो जमीन पर ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे वहां बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी जब उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने निगाहें उठाकर देखा तो सामने ही पीहू खड़ी थी, जो कि उसकी सौतेली बहन थी। क्या हुआ है, तुम्हें रो क्यों रही हो? पीहू ने चुपचाप उन दोनों की बातें सुन ली थीं। अब जानबूझकर अनजान बन रही थी। पीहू, पापा मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने मुझसे 2 टूक अंदाज में कह दिया है कि वो शिवराज के अलावा किसी और से मेरी शादी नहीं करवाएंगे। और ये सुनकर पीहू एक गहरी सोच में डूब गई। तो तुम खुद जाकर शिवराज से इस बारे में बात क्यों नहीं करती हो? उससे जाकर कहो कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती, तो वो खुद ही अपने कदम पीछे खींच लेगा और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। पीहू की बात पर वंशिका की आंखें चमकने लगी थीं। वो एक गहरी सोच में डूब गई। उसे सोच में डूबा देखकर पीहू आगे बोली, अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारी जगह शिवराज से बात करूं? पीहू ने वंशिका के चेहरे की ओर गौर से देखते हुए कहा था, जैसे उसके भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही हो कि उसके दिल में आखिर चल क्या रहा है। नहीं नहीं, तुम्हें उससे कोई बात नहीं करनी। जब उससे जो बात करनी होगी तो मैं खुद ही कर लूँगी। मगर वो तो शहर से बाहर है और रात के वक्त ही वापस आएगा। पीहू ने उसे खबर दी। तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो पीहू, टाइम मैं खुद ही डिसाइड कर लूँगी कि उसके पास कब जाना है। कल संडे है ना, कल मैं जाकर शिवराज से मिल लूँगी। पीहू अपना दिमाग तेजी से चलाने लगी। अगर वो शिवराज से मुलाकात करती और उसे शादी के लिए मना करती तो शिवराज अलर्ट हो जाता। वो जानती थी शिवराज वंशिका से मोहब्बत करता है और वो कितना जिद्दी और जुनूनी है। ये बात भी पीहू अच्छे से जानती थी कि वो किसी भी कीमत पर अपनी मोहब्बत से खुद को अलग नहीं करता, भले इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ता। वो हर कीमत पर वंशिका को अपना कर ही रहता और पीहू ये सब कुछ गवारा नहीं कर सकती थी। वो वंशिका को अपना कर रहता और पीहू ये कभी नहीं चाहती थी, क्योंकि पीहू खुद शिवराज से शादी करना चाहती थी। दोनों को अलग करने के लिए उसे एक बड़े दांव की जरूरत थी। एकदम ही उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी थी। वो जल्दी से वंशिका के सामने आकर खड़ी हो गई। वंशिका, कल संडे जरूर है, लेकिन मैंने सुना है कि कल शिवराज 1 महीने के लिए विदेश जा रहा है और वहां से आते ही शादी हो जाएगी। इस तरह तो तुम कभी भी शिवराज से अपने मन की बात नहीं कह पाओगी। एक काम करो, आज रात जब शिवराज अपने काम से घर वापस लौटे तो तुम
आज ही रात जाकर उससे मिल लो और अपने दिल की बात भी उसे कह दो। ये मौका गवा दिया तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अपनी बात कहकर पीहू उसके चेहरे को गौर से देखने लगी, जहां परेशानी के भाव उभरने लगे थे। लेकिन पीहू, रात में उसके पास जाना मुझे सही नहीं लग रहा। इतना अजीब, सख्त मिजाज और रूड टाइप का इंसान है। वो जब भी मुझे मिलता है उसकी नज़रें मुझे अपने अंदर तक उतरती महसूस होती हैं। तन्हाई में उसके पास चली गई तो पता नहीं क्या करेगा। शिवराज के पास रात में अकेले जाने के ख्याल से वंशिका का दिल बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। तुम बेकार में डर रही हो वंशिका। शिवराज तो बहुत अच्छा है। वो तुम्हें इसलिए ऐसी नज़रों से देखता है क्योंकि तुम्हारा और उसका रिश्ता बचपन से तय है और वो तुम्हें अपनी अमानत समझकर पूरे हक से देखता है। अब तुम जाकर इस रिश्ते के लिए उसे मना कर दोगी तो उसकी नज़र में तुम्हारे ऊपर बदल जाएंगी। मुझे लगता है वो ज़रूर तुम्हारी बात मान जाएगा, क्योंकि अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती तो अब तक वो अपनी मोहब्बत का इजहार तुमसे कर चुका होता। और फिर इसमें सही और गलत क्या है? और कौन सा तुम किसी को बताकर जाओगी? चुपचाप चली जाना। मैं मम्मी पापा पर नज़र रखूंगी। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हें तुरंत कॉल कर दूंगी। और हमेशा की मासूम सी वंशिका इस बार भी पीहू की चाल में फंस चुकी थी। तुम ठीक कहती हो पीहू, मैं आज रात ही जाकर शिवराज से बात करती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। पीहू से दांत पीसते हुए घूरकर देखने लगी। पता नहीं खुद को क्या समझती है। कहाँ शिवराज खूबसूरत जादू भरी पर्सनालिटी का भरपूर मर्द, और कहाँ ये काली कलूटी वंशिका। शिवराज की जोड़ी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही जमती है। वंशिका के खूबसूरत दमकते गेहूं रंग को पीहू ने जलन के मारे काली कलूटी का नाम दे दिया था। शिवराज को तो मैं कभी भी तुम्हें हासिल करने की इजाज़त नहीं दूंगी वंशिका। शिवराज सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। वो दिल ही दिल में वंशिका को गालियां दे रही थी, जबकि वंशिका उसके ख्यालों से पूरी तरह अनजान, अपनी सोचों में डूबी हुई थी कि वो किस तरह शुभम को हासिल करेगी। शाम का वक्त हो गया था। वो बाहर लॉन में बैठी सामने पेड़ पर चहचहाते परिंदों को देख रही थी। कितने आज़ाद होते हैं ये पंछी, इन पर कभी किसी की बंदिशें नहीं लगती। डूबते सूरज की हल्की हल्की रोशनी अभी भी माहौल में फैली हुई थी, जो माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। लेकिन ये खूबसूरत माहौल वंशिका के दिल की बेचैनी को और भी बढ़ा रहा था। आज मनोहर जी शुभम से मिलने वाले थे। पता नहीं उन्होंने शुभम से मिलकर क्या फैसला लिया होगा। वंशिका को जानने की बेचैनी थी और इसी बेचैनी में वो बार बार शुभम को कॉल कर रही थी, लेकिन शुभम उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अनजाने अंदेशों और डर से वंशिका का दिल घबराने लगा था। कहीं पापा ने शुभम के साथ कुछ गलत? इससे आगे वो कुछ सोच ही नहीं पाई थी। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। पापा, अगर आपने शुभम को कुछ भी गलत किया तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। वो आंसू पोंछते हुए दोबारा से शुभम का नंबर डायल करने लगी। उसने शुभम का नंबर कोई 10वीं बार डायल किया था, मगर उसका फ़ोन लगातार बंद जा रहा था। हे भगवान, शुभम की रक्षा करना। उसके दिल से बेख्तियार ये प्रार्थना निकली थी। वो शख्स से बहुत मोहब्बत करती थी और उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार थी। बाहर मन न लगा तो उठकर अपने कमरे में आ गई। अभी उसको कमरे में बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसका मोबाइल बजने लगा। उसका दिल एकदम से धड़क उठा। उसने मोबाइल में देखा कि शुभम की तरफ से कॉल आ रही थी। वंशिका का दिल खुशी से उछलने लगा। कांपते हाथों से उसने कॉल ओके करके मोबाइल कान से लगाया। हेलो शुभम, तुम ठीक तो हो ना? दूसरी तरफ थोड़ी देर खामोशी छाई रही। हेलो शुभम, तुम सुन रहे हो ना? मैं सुन रहा हूँ वंशिका, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुभम की हल्की आवाज़ स्पीकर में गूंजी थी और वंशिका के दिल को एक सुकून सा मिल गया था। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ और तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। तुम जानते हो ना मैं कितना परेशान थी। आंखों से आंसू पोंछते हुए वो शुभम से शिकायत कर रही थी, लेकिन उसके दिल में एक करार भी उतर चुका था कि शुभम ठीक है। लेकिन फ़ोन से अब जो आवाज़ वंशिका के कानों से टकराई थी, वंशिका को ऐसा लगा जैसे गरम गरम शीशा किसी ने वंशिका के कानों में डाल दिया हो। पूरा कमरा गोल गोल उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। वंशिका, मैं तुमसे आखिरी बार बात कर रहा हूँ। आज के बाद मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगा और तुम भी मुझसे कोई संपर्क करने की कोशिश मत करना। हमारा रिश्ता आज और अभी से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होता है। वंशिका की आंखों से आंसू टूट कर उसके गालों पर तेजी के साथ बहने लगे थे। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। मतलब साफ था कि शुभम उसके बाप से डरकर पीछे हट गया था।
ये तुम क्या कह रहे हो? वंशिका ने टूटे फूटे अंदाज में कहा। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दे सकता हूँ जिनकी तुम हकदार हो। मैं बस आखिरी बार तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था और तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं तुमसे बेहिसाब मोहब्बत करता हूँ और ऐसी मोहब्बत मैं किसी और से कर नहीं सकता। तुम हमेशा मेरे दिल में। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता कॉल कर चुकी थी और वंशिका हेलो हेलो करती रह गई। उसने दोबारा से शुभम का नंबर लगाया, लेकिन अब शुभम का नंबर बंद जा रहा था। वंशिका अपना सर घुटनों में देकर फूट फूट कर रो पड़ी। पापा, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो रोते रोते अपने पापा से शिकायत कर रही थी। मनोहर जी ने शुभम के हाथों से मोबाइल छीन लिया था और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा था। तुझे मैंने सिर्फ ये कहा था कि तूने उससे रिश्ता ख़त्म करना है, ना कि अपनी प्रेम कहानी दोबारा शुरू करनी है। अगर मेरी बेटी को तेरी वजह से कोई भी तकलीफ पहुंची ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आज के बाद तू मुझे इस देश में कहीं भी नज़र मत आना। ये कहकर उन्होंने पैसों की एक मोटी गड्डी उसके मुंह पर दे मारी। शुभम के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। साहब जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। अब मैं आपको कहीं भी नज़र नहीं आऊँगा। और बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यह एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। वो जल्दी से नीचे झुका और पैसे समेटने लगा। मनोहर जी नफरत से उसके वजूद को देख रहे थे, जो जल्दी जल्दी पैसे जमीन से उठाते हुए अपने जेबों में भर रहा था। उन्हें अपनी बेटी पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसे पूरी दुनिया में यही एक जलील इंसान मिला था मोहब्बत करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत की वजह से उसकी ज़िंदगी में आया था ये लड़का। उन्होंने उस शख्स को 20 लाख रुपये की रकम दी और उसके साथ ही उसका लंदन का वीज़ा भी लगवा दिया ताकि वो ये देश छोड़कर चला जाए। उन्होंने उसे ये भी कहा कि जब भी उसे पैसों की ज़रूरत होगी वो उसे भेज देंगे। बस वो उनकी बेटी की ज़िंदगी से दूर हो जाए। और शुभम को इससे बेहतर कोई रास्ता नज़र नहीं आया था, क्योंकि वो जानता था मनोहर जी कभी भी अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाएंगे। वो वंशिका से मोहब्बत तो करता था, लेकिन कोई ऐसी जुनूनी मोहब्बत नहीं थी कि वो उसके बगैर मर जाता। अगर वो जिद करता तो उल्टा उसका ही नुकसान होता और उसे कोई शौक नहीं था अपनी जान गंवाने का। अभी तो उसने और भी जीना था, जिंदगी को एंजॉय करना था। पर मनोहर जी ने उसे इतने पैसे दे दिए थे कि वो आराम से 1-2 महीना ऐश कर सकता था और उसके बाद दोबारा मनोहर जी से पैसे मांगता। यही उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। इसीलिए उसने पैसे लेकर चुपचाप अपना रास्ता अलग करने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ वंशिका का रो रो कर बुरा हाल था। उसे अब सब लोगों पर ही गुस्सा आ रहा था। शुभम पर भी उसे बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, जो उसके बाप के धमकाने से डर गया था। उसे अपने बाप से भी नफरत महसूस हो रही थी। रात 11 बजे का वक्त था जब मनोहर जी घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें वो लॉन्ज में ही मिल गई। उनकी बेटी की आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थीं, जबकि चेहरा सूजा हुआ था। उन्हें बेख्तियार उस पर प्यार आया, मगर वो मोहब्बत में अपनी बेटी को किसी नरक में नहीं झोंक सकते थे। उन्होंने उसके लिए वही फैसला करना था जो उसके फ्यूचर के लिए बेहतर था। वो उसके पास आए और एक गहरा सांस लेकर उसके सामने सोफे पर बैठ गए। वंशिका ने सूजी हुई पलकें उठाकर अपने पापा को देखा था। उसकी नज़रों में अपने बाप के लिए साफ साफ गुस्सा और नाराज़गी भरी हुई थी। मनोहर जी के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन वो बोले कुछ नहीं। वंशिका से बोलने का इंतजार करते रहे। पापा, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं मर जाऊँगी, मगर शिवराज से शादी नहीं करूँगी। आपने शिवम को मुझसे अलग करके ठीक नहीं किया। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, उसके पापा ने अपनी जेब से अपना मोबाइल बाहर निकाला था और फिर उस पर कुछ स्क्रॉल करने लगे। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने उसके सामने एक वीडियो चला दी। सारी सच्चाई तुम अपनी आंखों से देख लो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। उसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा, मैं तुम्हारे फैसले का पूरा पूरा सम्मान करूँगा। ये कहकर उन्होंने मोबाइल वंशिका की ओर बढ़ा दिया था। वंशिका ने कांपते हाथों से मोबाइल लिया और सामने चलती वीडियो पर नज़रें जमा दी, जिसमें शुभम उन्हें कह रहा था, मुझे वंशिका से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मैं तो उसकी दौलत की वजह से उसकी ज़िंदगी में आया था। अब आपने मुझे इतने पैसे दे दिए हैं तो मैं वंशिका की ज़िंदगी से चला जाऊंगा। मैं आपकी बात कैसे नहीं मानूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं अब ये देश छोड़कर जा रहा हूँ और दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊँगा। ये देखकर वंशिका ने अपने होठों पर हाथ रख लिया था और गर्दन जोर से नामे हिलाने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मेरी बेटी, यही हकीकत है और तुम्हारा बाप कभी भी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोच सकता। अगर वो इंसान तुम्हारे लिए बेहतर होता तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी बेटी के सर पर हाथ रखकर कहता हूँ कि तुम्हें उसके हवाले करने में 1 मिनट भी नहीं लगाता। मगर वो इंसान इस काबिल ही नहीं था कि मैं उसे अपनी फूल सी जैसी बेटी देता। इसीलिए मैंने उसे कुछ पैसे देकर इस देश से ही रवाना कर दिया है। अब तुम जितनी मर्जी कॉल करो, वो तुम्हारी कोई भी कॉल नहीं उठाएगा, क्योंकि वो बिक चुका है। मनोहर जी वंशिका के साथ सोफे पर बैठते हुए उसे अपने करीब कर गए और हाथों से उसके आंसू पोंछ दिए। वो अपने पापा के सीने से लगकर बिलख बिलख कर रो पड़ी। पापा, मैंने उससे मोहब्बत की थी, सच्ची मोहब्बत। मैं उस इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। उसे शुभम से बेहिसाब उम्मीदें थीं, मगर वो सारी उम्मीदें अब टूट चुकी थीं। शुभम ने उसके साथ धोखा किया था। उनके कमरे में जाने के बाद उसने अपने आंसू मजबूती से पोंछे। उस वक्त उसने फैसला किया कि वो शिवराज से जाकर 2 टूक अंदाज में बात करेगी। भले शुभम ने उसे धोखा दिया था, लेकिन वो शिवराज के साथ भी शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी और अभी अभी मोहब्बत ने उसने चोट खाई थी। इतनी जल्दी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। उसका घर शिवराज के घर से बिल्कुल सटा हुआ था। घड़ी पर नज़र पड़ी तो रात के 12 बज रहे थे। उसे कुछ हिचकिचाहट महसूस हुई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। पीहू की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी थीं कि कल सुबह सुबह वो विदेश के लिए रवाना हो जाएगा और उसके बाद उसे दोबारा शिवराज से बात करने का मौका नहीं मिलता। उसके पास सिर्फ यही एक मौका था कि वो सामने से जाकर शिवराज से बात करे। वो कुछ भी सोचे समझे बगैर उसके घर की ओर रवाना हो गई। शिवराज के घर का दरवाज़ा खोलकर वो आराम से अंदर दाखिल हो गई। रास्ते में उसे चौकीदार मिला। बीबी साहिबा, आप इस वक्त यहाँ? उसने हैरानी से पूछा। इतना तो उसे भी पता था कि वंशिका की शिवराज से शादी होने वाली है। हाँ, मैं यहाँ। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साहब कहाँ हैं? बीबी साहिबा, वो तो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। आज ही शहर से वापस आए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दवा खाकर सोने के लिए लेटे हैं। मुझे लगता है आपको सुबह। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वंशिका ने 500 के कई नोट उसके हाथ में पकड़ा दिए। अपना मुंह बंद रखना और किसी को भी इस बात की खबर मत होने देना कि मैं उससे मिलने आई थी। इतनी ज़्यादा पैसे देखकर चौकीदार की आंखें चमकने लगी थीं। जी बीबी साहिबा, बेफिक्र हो जाएं। और आपको एक और खुशखबरी दे देता हूँ कि आज बड़ी मैडम साहिबा और बड़े साहब जी भी घर पर नहीं हैं। वो भी दूसरे शहर गए हुए हैं। साहब घर पर बिल्कुल अकेले हैं। आप पूरी रात के लिए साहब जी से मुलाकात कर सकती हैं। उसने ये बात अजीब से अंदाज में कही थी। उसकी आंखों में भी चमक जगने लगी थी। वंशिका ने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया था और उसने ये भी नहीं सोचा कि चौकीदार उसकी इस बात का कोई गलत मतलब निकाल सकता है। उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शिवराज से मिलना था और उससे 2 टूक बात करनी थी। कुछ सोचते हुए वो हवेली के अंदर दाखिल हो गई और फिर सीधा शिवराज के कमरे में चली गई। उसका कमरा गहरी खामोशी में डूबा हुआ था और उसके हल्के हल्के खराटों की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थीं। उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। कमरे में इस वक्त नाइट बल्ब की रोशनी थी। सामने ही बेड पर शिवराज तकियों में मुंह दिए लेटा हुआ था। ब्लैक सैंडो उसकी मस्कुलर बॉडी पर खूब जच रही थी। उसके मजबूत कंधे और बाजू देखकर एक पल के लिए वंशिका का दिल धड़क उठा था। इस बात में कोई शक नहीं था कि शिवराज एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था। उसे शिवराज से कोई नफरत नहीं थी, लेकिन एक झिझक उसे जरूर महसूस होती थी, क्योंकि जब भी शिवराज उससे मिलता था, उसके सामने आता, तो उसे बड़ी ही गहरी नज़रों से देखता था और वो जल्दी से बहाना बनाकर उसके सामने से हट जाती थी। इस वक्त भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी थीं। हालांकि कमरे में एसी ऑन था। हाथों की हथेलियों में भी नमी उतर आई थी। एक पल के लिए उसके मन में आया कि उसे इस वक्त कमरे से वापस चले जाना चाहिए। उसका दिल न जाने क्यों किसी अनहोनी के एहसास से धड़कने लगा था, लेकिन जो बात करने आई थी वो बात करना भी बहुत ज़रूरी था। बहुत हिम्मत करके उसने शिवराज का बाजू पकड़कर उसे हिलाया था कि वो हल्का सा कुनमुनाया और करवट बदलते हुए दोबारा तकियों को अपनी बाहों में भींच कर लेट गया। शिवराज, मेरी बात सुनो, वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली तो उसने हल्की हल्की आंखें खोल दी। सामने खड़ी वंशिका को देखकर वो कितनी ही देर उसे एकटक देखता रहा और फिर दोबारा आंखें बंद कर लीं। यार, तुम बहुत तंग करती हो, कम से कम रात को तो चैन से सो जाने दिया करो।
जब देखो बिना झिझके मेरे ख्वाबों ख्यालों में चली जाती हो। वैसे वंशिका, एक बात तो है, जिस रात तुम मेरे ख्वाबों में नहीं आती वो रात मुझे अधूरी अधूरी सी लगती है। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था और वंशिका के तो हाथ पैर फूल उठे थे। शिवराज उठो, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ और तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। इस बार उसने जोर से शिवराज को कंधे से पकड़कर झंझोड़ दिया था। शिवराज ने पट से अपनी आंखें पूरी खोल दी। अभी थोड़ी देर पहले वो इसी लड़की को अपने ख्वाबों में देख रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी और उसकी बचपन की मंगेतर उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। उसकी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके मम्मी पापा भी किसी रिश्तेदार की शादी में दूसरे शहर गए हुए थे। तबीयत में किसी तरह सुधार नहीं आया तो उसने मन बहलाने के लिए अपने दोस्तों को बुला लिया और पार्टी में वो लोग इस कदर मदहोश हो गए कि दोस्तों के कहने पर उसने हैवी डोज ले ली थी और उसने ज़िंदगी में पहली बार ड्रिंक की थी, इसीलिए खुद को संभाल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसका दिमाग भी घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तुम हर रात मेरे ख्यालों में आती हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में मेरे सामने हो, और आज तो तुम अपने मुंह से कह रही हो कि तुम सच में मेरे सामने हो। वैसे मैं इस वक्त तुम्हें बहुत याद कर रहा था, सपना ही सही लेकिन बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ करीब आओ ना मेरे। ये कहते हुए उसने वंशिका का हाथ जोर से खींचा था और वो कटी पतंग की तरह उसके सीने पर जाकर गिरी थी। उस वक्त वो पूरी तरह नशे में मदहोश था। वो उसके सीने से लगी हुई थी। वो आंखें बंद करते हुए उसे अपने दोनों बाजुओं में समेटकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया था और उसके बालों की खुशबुओं को अपने अंदर उतारने लगा। बहुत खूबसूरत सपना है ये, जी चाहता है मेरा ये सपना कभी ना टूटे। ये कहते कहते उसने अपने दहकते नरम होठों से वंशिका की गर्दन को छू लिया था और वंशिका को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर अंगारे रख दिए हों। वो इस सब के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। वो बुरी तरह से सहम गई थी। उसे बेहद गहराई से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। वो इस काम को जितना आसान समझ रही थी, ये काम उसकी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल निकला था। शिवराज, होश में आओ, ये सपना नहीं है, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो, उसने चिल्लाते हुए कहा। और फिर अचानक ही उसे याद आया कि ये कमरा तो साउंड प्रूफ है, यानी उसकी आवाज़ इस कमरे से बाहर तक नहीं जानी थी, और अगर आवाज़ बाहर चली भी जाती तो कोई फ़ायदा भी नहीं था। पूरी हवेली में इस वक्त कोई नहीं था सिवाय बाहरी गेट पर चौकीदार के। बाकी सब नौकर तो अपने अपने क्वार्टर में आराम से सो रहे थे। उसने एक बार फिर से उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश की, मगर वह पूरी तरह से और उसकी सांसों को भी अपनी कैद में ले चुका था। वंशिका के नरम होंठ जब शिवराज के होंठों से टच हुए तो शिवराज के तन बदन में एक स्पार्क हुआ था। वो बुरी तरह से बेकरार हुआ था और उसके नरम होंठों की नरमियों को बेताबी से पीने लगा। वो उसकी मजबूत बाहों में किसी पानी की मछली की तरह तड़प रही थी और एक ही बात कह रही थी, शिवराज, होश में आओ, छोड़ो मुझे, तुम गलत कर रहे हो। मगर वो अपने होश में नहीं था। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसकी बाहों में इस वक्त उसकी मोहब्बत है, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। और ये प्यार वो अभी से नहीं करता था, बल्कि बचपन से करता आ रहा था। वंशिका उसे अपने दिल के बेहद करीब महसूस होती थी। धीरे धीरे शिवराज के हाथ वंशिका के पूरे वजूद पर शरारत करने लगे थे। तुम बहुत खूबसूरत हो वंशिका, वो अपनी लाल लाल आंखें मुश्किल से खोलते हुए मदहोश अंदाज में बोला था। शिवराज प्लीज, वंशिका के होंठों से मुश्किल से निकला था और शिवराज ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी थी। ऐसे लम्हों में मुझे खुद से दूर जाने के लिए मत कहो वंशिका, अब तुमसे दूर जाने की कंडीशन में नहीं हूँ। उसी उंगली से उसने और फिर से अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। उसकी खुशबुओं को महसूस करते करते वो अपना चेहरा नीचे की ओर ले जा रहा था। उसकी ब्यूटी बोन पर लब रखते हुए उसने जोर से वंशिका की नाजुक दबाया था और अगले ही पल उसे कमर से पकड़कर बेड पर बिठा दिया। वो डरी हुई नज़रों से शिवराज को देख रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त लाल लाल डोरे साफ चमक रहे थे। तुम्हें पता है वंशिका, इस रात के लिए मैंने कब से इंतजार किया था। मैंने सोचा था जब हमारी मिलन की रात आएगी तो मैं तुम्हें इस कदर मोहब्बत दूंगा कि तुम एक ही रात में मेरी मोहब्बत की दीवानी हो जाओगी। और आज वो रात आ गई है वंशिका। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में पूरा का पूरा डुबो देना चाहता हूँ। तुम्हारे वजूद पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ देना चाहता हूँ। ये कहते ही उसने एक झटके से वंशिका को हर पर्दे से आज़ाद कर दिया था
और फिर धीरे से वंशिका को अपनी बाहों में समेटते हुए उसे अपने पहलू में लिटा चुका था। एक हाथ से खींचकर उसने अपने और वंशिका के ऊपर कंबल डाला था और फिर कंबल के अंदर गर्म जज्बातों का तूफान तेज हुआ था। वो उसकी मुलायम धड़कनों से होता हुआ नीचे तक आ पहुंचा था और फिर कतरा कतरा उसके वजूद की खूबसूरती को पीने लगा। वंशिका सदमे से चूर थी और फिर थक हार कर उसने हर कोशिश करना छोड़ दी थी। बस आंखों से बेआवाज आंसू जारी रहे, जिन्हें नशे की हालत में शिवराज ने महसूस नहीं किया। वो अपनी तरफ से वंशिका को पूरी तरह सुकून देना चाहता था। उसने बहुत नाजुकता से वंशिका को छुआ था। शायद वो नशे की हालत में ये महसूस कर रहा था कि ये उसकी शादी की पहली रात है और अपनी महबूब दुल्हन को वो अपनी संगत का सुकून देकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो आज की रात सब कुछ बर्बाद कर चुका था। वो पूरी रात उसके करीब रहा, उस पर अपनी चाहतों की बारिशें करता रहा, जबकि वो सिसकती रही। सुबह 4 बजे जाकर वो गहरी नींद में सो गया था, जबकि वो उसी के सीने पर सर रखे लेटी हुई थी। एक हाथ से शिवराज ने उसे अपने सीने से लगाया हुआ था। वो दुख और सदमे से निढाल थी। उसके सीने पर सर रखे रखे होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। शिवराज की सुबह करीब 6 बजे आँख खुली। अपने पहलू में उसे किसी नरम वजूद का एहसास हुआ था तो वो एकदम से चौंक उठा। एक झटके से उसने अपनी दाईं ओर नज़र घुमाकर देखा और उसका दिल धक से रह गया। रात का एक एक पल उसकी आंखों के सामने घूमकर रह गया था, यानी जिसे वो खूबसूरत सपना समझकर अभी तक मदहोशी में डूबा हुआ था, वो सपना नहीं हकीकत था। उसने देखा कि वो उसके बेहद करीब मौजूद थी। उसका सर शिवराज के कंधे पर रखा हुआ था। हल्के हल्के सिसकने की आवाज़ें शिवराज आराम से महसूस कर सकता था और वंशिका की सिसकियों को सुनकर उसके वजूद को एक झटका लगा था। वो जल्दी से अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसने एकदम घबरा कर पूछा था, मगर फिर उसकी हालत देखकर वो खुद भी घबरा गया। उसे याद आया कि कल रात उसने कितनी हैवी डोज ली थी और उस दौरान वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। कोशिश कर रहा था कि सबसे दूर रहे, क्योंकि वो अपने होशो हवास पूरी तरह खो बैठा था। उसने रात के सपने में उस लड़की को अपने बहुत करीब देखा था, मगर अब उसे अंदाजा हो रहा था कि वो सपना नहीं बल्कि एक हकीकत थी। उसे जागता हुआ देखकर वंशिका भी उठकर बैठ चुकी थी। पूरी रात रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उसने नफरत भरे अंदाज में कहा, मुझे बर्बाद करके आप पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी शिवराज। मैं तुमसे बेहद नफरत करती हूँ। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से मार दूँ। जलील इंसान, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ये कहकर वंशिका ने शिवराज का गिरेबान पकड़ लिया, मगर उसी पल उसकी चादर उसके वजूद से अलग हो गई। शिवराज की नज़र पूरे होशो हवास और दिन के उजाले में उसके नाजुक वजूद पर पड़ी तो शर्मिंदगी से उसकी नज़रें झुक गईं। वो इन खूबसूरत लम्हों के बारे में कई बार सोच चुका था। वंशिका के साथ उसने अपनी ज़िंदगी जीने के ऐसे कई सुनहरे सपने सजाए थे। वंशिका के साथ अपने पहले नाजुक पलों को वो बहुत यादगार बनाना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ इस तरह हो जाएगा उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उसकी चादर को उसके कंधे पर सही करते हुए उसने वंशिका की आंखों के आंसू साफ कर दिए थे। तुम्हें घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है वंशिका। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तो हो गया है ना, इसे बदला नहीं जा सकता। और वैसे भी बहुत जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है। उसने प्यार से वंशिका के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, तो वो उसका हाथ गुस्से से झटकते हुए बोली, मैं ये शादी ही तो नहीं करना चाहती थी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। शिवराज के माथे पर बल पड़ गए थे। क्या बकवास कर रही हो वंशिका? बचपन से हम दोनों का रिश्ता तय है और बचपन से अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए खुद को बचा कर रखा है। आज तक कभी किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि मेरे एक इशारे पर लड़कियां मुझ पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार रहती हैं, और तुम मेरे रिश्ते में बंदी होने के बावजूद भी किसी और से प्यार करने का दावा कर रही हो। आज तो मैंने तुम्हारी ज़बान से ये शब्द सुन लिए हैं, लेकिन अगर कभी तुमने इस तरह की कोई भी बात की तो मैं उस इंसान को जान से मार दूंगा जो मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मेरी ही बनकर रहोगी। पहले तो मैंने तय किया था कि 1 महीने बाद तुमसे शादी करूंगा, मगर अब हमारी शादी आज ही होगी। मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। अच्छे से फ्रेश होकर कपड़े पहनो,
मेरी मोहब्बत के निशानों को भी छुपाओ जो तुम्हारी गर्दन पर साफ दिखाई दे रहे हैं, और रिलैक्स होकर घर जाओ। मैं आज ही बारात लेकर आऊँगा। वो उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखता हुआ आराम से बेड से ट्रेक लगाकर बैठ चुका था और वो चादर लपेटे लपेटे बाथरूम की ओर बढ़ी थी। कपड़े लेकर जाओ, बाद में मुझसे कपड़े मांगे तो मैं फिर बहक जाऊंगा और फिर मुझे बाद में दोष मत देना। उसकी शरारत से कही बात पर वंशिका ने गुस्से से घूर कर शिवराज को देखा था और बेड पर पड़े अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गई। कितनी ही देर तक वो अंदर रोती रही थी। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी रात के 12 बजे एक जवान मर्द के कमरे में आने की? सारी गलती उसकी अपनी थी, कहते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी और शिवराज बाहर बेड पर बैठा उसकी सिसकियों की आवाज़ें आराम से सुन सकता था। अब उसे खुद पर अफसोस हो रहा था। लेकिन वंशिका मेरे कमरे में रात को आई क्यों थी, ये सवाल भी उसे परेशान करने लगा। काफ़ी देर तक रोने के बाद वंशिका का मन हल्का हुआ तो वो जल्दी जल्दी फ्रेश होने लगी। वो बुरी तरह से फंस चुकी थी क्योंकि उसे पता था अब हर हाल में उसे शिवराज से शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी जवानी अपनी ही गलती से उस पर लुटा बैठी थी। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर आई और तभी कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई थी। वंशिका और शिवराज का दिल उछलकर गले में आया था। वो डरी हुई नज़रों से शिवराज को देखने लगी। शिवराज, दरवाज़ा खोलो। मनोहर जी की आवाज़ सुनकर शिवराज और वंशिका दोनों ही होश खो चुके थे। पीहू, तुम यकीन से कह सकती हो कि वंशिका शिवराज के कमरे में है? मनोहर जी की आवाज़ सुनकर वंशिका को अपना दम निकलता हुआ महसूस हुआ। जी पापा, मैंने खुद अपनी आंखों से रात को वंशिका को शिवराज के कमरे में जाते हुए देखा था। मैं आपको बुलाने भी आई थी, लेकिन आप अपनी नींद की दवाइयाँ खाकर गहरी नींद सो चुके थे। दरवाजे पर अब दस्तक और भी जोर जोर से होने लगी थी। वंशिका, ये सब क्या है? तो मुझे ये बताओ, रात को तुम मेरे कमरे में क्यों आई थी? शिवराज भी बुरी तरह घबराया हुआ था। शिवराज, मैं तुम्हें शादी से इनकार करने के लिए आई थी, लेकिन तुमने तो रात को मेरे साथ। वो रो पड़ी। तो रात में आने की क्या ज़रूरत थी? तुम दिन में भी तो आ सकती थी ना। लेकिन पीहू ने मुझे बताया सुबह होते ही तुम विदेश के लिए रवाना हो जाओगे, उसके बाद 1 महीने बाद ही आओगे और आते ही शादी हो जाएगी। क्या बकवास है ये? मैं क्यों विदेश जाने लगा? इसका मतलब पीहू ने झूठ बोला और अब पापा को लेकर तुम्हारे घर पर भी आ गई। एक एक करके सारी गांठें खुलती चली गईं। यानी पीहू ने जानबूझकर उसे फंसाया था। शिवराज, दरवाज़ा खोलो। मनोहर जी की फिर से तेज आवाज़ गूंजी थी और अब दरवाज़ा खोलने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। दरवाज़ा खुलते ही मनोहर जी, पीहू और वंशिका की माँ साधना जी अंदर दाखिल हुए थे। शिवराज और वंशिका को एक साथ कमरे में देखकर सबके होश उड़ चुके थे, जबकि पीहू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट चमक रही थी। अब आएगा मज़ा, जब पापा वंशिका को सख्त से सख्त सज़ा देंगे और शिवराज को भी कैरेक्टरलेस मानते हुए इस शादी से इनकार कर देंगे, और तब मैं बढ़ाऊंगी अपना हाथ शिवराज की तरफ उसे संभालने के लिए। तुम शिवराज के कमरे में क्या कर रही हो? मनोहर जी आगे बढ़े थे। साधना जी भी सदमे से आगे बढ़ी थी। वंशिका, ये क्या कर दिया तुमने? उसका गीला गीला वजूद देखकर वो सब कुछ समझ चुकी थी, और जब नज़र वंशिका की गर्दन पर पड़े, लाल निशानों पर पड़ी, तो उनका दिल धक से रह गया था। हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आई? मनोहर जी ने तो अपना मुंह शर्म और गुस्से से फेर लिया था। मम्मी, मेरी बात सुने, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया है इस शिवराज। खामोश हो जाओ, अब कहने और सुनने को बचा ही क्या है। और शिवराज तो जैसे कुछ बोलना ही भूल चुका था। हिम्मत करके वो 2 कदम आगे बढ़कर मनोहर जी के सामने आकर खड़ा हुआ था। अंकल जी, वंशिका की सब में कोई गलती नहीं है। रात को मैंने ही वंशिका को अपने पास बुलाया था। इस शादी को लेकर मैं उससे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता था, लेकिन रात को कुछ कमज़ोर पलों में बहकर मुझसे ये गलती। और मनोहर जी ने एक जोरदार थप्पड़ शिवराज के मुंह पर मारा था। गलती? मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर तुम इसे गलती का नाम दे रहे हो? अंकल प्लीज़ इस तरह रिएक्ट मत करें। मैं वंशिका को अपनाऊंगा, उससे शादी करूंगा। जो शादी 1 महीने बाद होनी थी वो मैं आज ही करूंगा। आप तैयारी करें, मैं आज रात ही बारात लेकर आऊँगा। साधना जी रोते हुए मनोहर जी के पास आई थी। मुझे लगता है कि ये लड़का सही कह रहा है। चीख चिल्लाकर हमारी इज्जत की और भी अर्थी निकल जाएगी, और इसीलिए बात को यहीं पर दबा दें। आज ही इन दोनों की शादी करवा दें। रिश्तेदारों को मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। और पीहू तो हैरान नज़रों से कभी अपने सौतेले बाप तो कभी अपनी सगी माँ को देखती।
उसका तो दांव उसी पर उल्टा चल चुका था। धीरे धीरे करके सब लोग कमरे से चले गए थे और फिर सबके जाने के बाद वंशिका भी अपने टूटे हुए वजूद को लेकर उस घर से बाहर निकल आई। पीछे खड़ा शिवराज वंशिका को थके थके कदमों से गेट से बाहर निकलते हुए देख रहा था। शिवराज को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अपने बाल गुस्से के मारे नोचने लगा, लेकिन अब इस सब का कोई फायदा नहीं था। वो तो उस लड़की को अपनाना ही चाहता था, उसके दिल में अपनी मोहब्बत के फूल खिलाना चाहता था। मगर हर बार उसे कुछ ऐसा हो जाता जिसकी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ता था। इस बार भी उसने अपनी मोहब्बत को नाराज कर दिया था। अब सोचें, किसी हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर बरस रही थी। उसका इमरजेंसी में लहंगा तैयार करवाया गया था। ब्यूटिशियन ने उसे बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया था और वो सजे हुए रूप में आसमान से उतरी कोई परी मालूम होती थी, जिसे जो भी एक नज़र देखता देखता ही रह जाता था। शिवराज ने बड़ी मुश्किलों से अपने माँ बाप को इस जल्दबाजी की शादी के लिए तैयार किया था। उसके माँ बाप हैरान तो थे, लेकिन फिर शिवराज के मनाने पर मान गए थे। शिवराज ने अपनी मजबूरी ये बताई थी कि मुझे एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में कनाडा जाना है। मैंने तो अपनी और वंशिका के वीज़े और पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर रखा है। शादी के बाद मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और इसीलिए शिवराज के माँ बाप को मानना पड़ा था। शिवराज ने जब वंशिका को देखा तो बस देखता ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। रोई रोई सी गुलाबी आंखें जो इस वक्त शिवराज के दिल की धड़कनों का शोर बढ़ा चुकी थीं। मैं वादा करता हूँ तुमसे वंशिका, आज के बाद कभी भी तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। वो आगे बढ़ा ताकि उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर चढ़ा सके, मगर वंशिका ने अपने लहंगे को संभाल लिया और खुद ही स्टेज पर चढ़ गई। वो एक छोटा सा समारोह था जिसमें सिर्फ करीबी लोगों को बुलाया गया था। उसकी इस हरकत पर शिवराज को थोड़ा गुस्सा तो आया, मगर उसने खुद पर काबू पा लिया। वो जानता था इस वक्त उस लड़की की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बहुत ही टूट चुकी है और इसीलिए वो उसे थोड़ा सा समय देना चाहता था। उन दोनों का विवाह खैर संपन्न हो चुका था। अब वो वंशिका शिवराज सिंह बन चुकी थी। उसे अपने आप से, अपने नए नाम से सख्त नफरत महसूस हो रही थी, बल्कि हर चीज़ से नफरत महसूस हो रही थी। विदा होते समय उसने अपने पापा के चेहरे की ओर देखना भी पसंद नहीं किया था। साफ जाहिर था कि वो उनसे बेहद नाराज़ थी और जहाँ तक उसकी माँ और पीहू का सवाल था तो वो उन्हें भी पूरी तरह नज़रअंदाज कर चुकी थी। वो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। सभी लोगों ने ये बात नोट की थी और सब हैरान थे कि वो लड़की जो कभी अपने पापा पर अपनी जान देती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इनसे इतनी नाराज़ हो गई। भगवान का धन्यवाद था कि वहाँ ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे, वरना ये बात मीडिया तक भी पहुँच सकती थी कि मनोहर जी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाती कि उन्होंने अपनी बेटी की ज़बरदस्ती शादी कर दी। रात के समय शिवराज का मूड काफ़ी खुशगवार था, क्योंकि वो वंशिका को दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। उसकी खूबसूरती का दीवाना तो वो पिछली रात ही हो चुका था, लेकिन अब वंशिका को दुल्हन के रूप में देखकर वो पूरी तरह संतुष्ट होना चाहता था कि वंशिका उसकी हो चुकी है। मगर जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वो कपड़े बदलकर सो चुकी थी। उसे अच्छा तो नहीं लगा, मगर इस बार भी उसने खुद पर काबू रखा। वो सोई नहीं थी, बस सोने का नाटक कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि शिवराज कैसा बर्ताव करता है। वो सिर्फ एक मौका ढूंढ रही थी लड़ाई करने का, ताकि किसी तरह अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकाल सके। मगर जब उसने देखा कि शिवराज ने कुछ भी नहीं कहा और वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर वो उसके पास लेट भी गया, उसने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। ये देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। वो एक झटके से उठकर बैठ गई और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, उठो यहाँ से, ये क्या बदतमीजी है। रात मेरे वजूद से खेलकर तुम्हें सुकून नहीं मिला था, जो अब फिर से मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने मेरे करीब आ गए। खबरदार, जो अब दोबारा मेरे करीब होने की कोशिश की तो तुम होश में तो हो? क्या बहकी बहकी बातें की जा रही हो? तुम्हें तो मेरा धन्यवाद बोलना चाहिए। तुम्हारी गलती को अपने सर लिया था मैंने। हालांकि मैं चाहता तो साफ कह सकता था कि तुम खुद मेरे कमरे में आई थी, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। और जब आग और घी एक साथ मिलेंगे तो आग तो भड़कनी ही थी। तुम्हारी इज्जत को बचाकर मैंने खुद के कैरेक्टर पर दाग लगाया है, उसके बावजूद भी तुम मुझसे इस अंदाज में बात कर रही हो। शिवराज ने बड़े ही धैर्य से उससे सवाल किया था। मैंने क्या किया था? मैं तो बस तुमसे सीधी सादी बात करने आई थी, तुमने खुद ही मेरे साथ जबरदस्ती। ये कहकर वंशिका ने अपना मुंह फेर लिया था और फिर गुस्से से बोली, मैं कह रही हूँ बस मेरे बेड से उठो, वरना। शिवराज ने उसके दोनों बाजू पकड़ ली और उसे बेड के साथ लगा दिया। वरना क्या? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था।
वंशिका ने उसके बाजू पर जोर से अपने दांत गड़ा दिए। दर्द का एहसास तेजी से शिवराज को हुआ था, लेकिन वो अपनी आंखें बंद करके उसके दिए गए दर्द को सह गया। और जब नमकीन खून का स्वाद अंशिका की जबान में घुलने लगा तो उसने अपने दांत उसके बाजू से हटाए थे, जहां से अब हल्की हल्की खून की बूंदें छलकने लगी थीं। तुम एक घटिया इंसान हो। मुझे तुम्हारे वजूद से नफरत है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये बेड शेयर करना तो दूर की बात है, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इसी वजह से ही तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना अगर तुम्हारी जगह यहाँ कोई और औरत होती तो अब तक उसका मुंह तोड़ कर रख देता। उसने बहुत ही नरमी से वंशिका के बाजू छोड़े और अपने बाजू को रुमाल से साफ करने लगा। वैसे मुझे तुम्हारे दिए गए इस जख्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि जख्म तुम्हें कहीं और देना होगा। ये कहकर उसने अपने होंठ वंशिका के होंठों के करीब किए थे। शौक से जख्मी कर सकती हो, मेरी तरफ से खुली इजाजत है, उसके कान में सरगोशी के अंदाज में बोला था। और ये सुनकर वो गुस्से से बावली हो गई थी और कुशन उठाकर उस पर जोर जोर से मारने लगी। जंगली बिल्ली कहीं की, माफ़ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। मैं हर तरह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मगर भगवान के लिए ऐसा ऐसा जंगली रवैया तो मत रखो। तुम्हें तकलीफ में देखकर मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ और मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देना चाहता हूँ। बस एक बार खुद को मेरी पनाहों में छोड़ दो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक ड्रामेबाज इंसान हो। तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना था और मेरे वजूद को पाना था। तुम मेरे वजूद की वजह से मेरे पास आए थे। ये कहकर वो एक बार फिर से रोने लगी, जबकि शिवराज ने अपना सिर दोनों हाथों में गिरा लिया था। यार मेरा विश्वास करो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और ये एक पवित्र मोहब्बत है। जहाँ तक जिस्म का सवाल है तो जाहिर सी बात है, हम दोनों की अब शादी हुई है और अब मेरा तुम पर हक बनता है। मगर मैं तुम्हें कोई हक देना नहीं चाहती। वो चिल्लाकर गुस्से के मारे चीख उठी थी। ठीक है ठीक है, वो दोनों हाथ उठाते हुए ठहरे लहजे में बोला। मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, राइट? और ना ही तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हें हाथ लगाऊंगा, राइट? आज के बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तुम इस बेड पर नहीं सोओगे, बल्कि सोफे पर जाकर सोओगे। वो अपनी नाक साफ करते हुए मासूमियत से बोली। ठीक है मेरी जान, ऐसा ही करूँगा। और कोई हुक्म शिवराज की जान? वो गुस्से से उसे घूरने लगी। सोचा था एक प्यार करने वाली मासूम सी बीवी मिलेगी जिसके साथ सारे कपल गोल्स पूरे करूँगा, मगर यहाँ तो एक जंगली बिल्ली मिल गई है। वो मुंह बनाते हुए बोला। मुझे जंगली बिल्ली बनने पर भी तुमने ही मुझे मजबूर किया है। तुमने ही उस रात। उससे पहले कि वो कुछ और कहती, शिवराज ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। बस उस रात को याद मत करो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही बन जाऊंगा। मैं खुद को तुम्हारे लिए पूरी तरह बदल दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा मौका तो दो। अब मैं एक ही दिन में तो तुम्हारे मापदंड पर खरा नहीं उतर सकता ना। वो मासूमियत से उसके चेहरे की ओर देखकर सवाल करने लगा तो वो भी चुप हो गई। मगर ये बात याद रखना शिवराज कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली। जी मैडम साहिबा, मुझे ये बात हमेशा याद रहेगी और मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि ये नफरत मोहब्बत में ना बदल दूं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम बहुत जल्द मेरी तरफ खिंचाओगी और मेरी मोहब्बत को ही सब कुछ समझने लगोगी। उसके लहजे में एक यकीन था, एक उम्मीद थी, जबकि वो उसकी बात सुनकर तंज भरी हंसी हंसने लगी। सपने देखने पर किसी का बस नहीं होता। तुम भी सपने देख सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती, मगर एक बात साफ सुन लो, मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगी, समझे तुम? ये कहकर वो अपने बेड पर चादर तान कर सो गई, जबकि वो चुपचाप जाकर सोफे पर लेट गया। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पिछली रात के गुजरे वो हसीन पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वो फिर से उन हसीन पलों को महसूस करना चाहता था। उसके मक्खन जैसे वजूद को खुद में समेट लेना चाहता था, लेकिन दिल महसूस कर रह गया, क्योंकि उसकी जान, उसकी प्यारी सी बीवी उससे बहुत नाराज़ थी और वो उसे और ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहता था। वो बस यही सोच रहा था कि कैसे छोटी सी नाजुक सी लड़की को अपने प्यार से जीत लूं। अगले दिन जब वो सुबह सोकर उठी तो उसके सिर पर एक और धमाका हुआ। वो अगले दिन कनाडा जा रहे थे और साथ में वंशिका को भी लेकर जा रहा था। सारे इंतजाम वो पहले ही कर चुका था। आपने तो कहा था कि आप एक हफ्ते बाद मुझे अपने साथ ले जाएंगे। उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। क्या करूं, मीटिंग की वजह से जाना पड़ रहा है और तुम्हें मैं यहाँ अकेला छोड़ना नहीं चाहता। वैसे मुझे कोई मसला नहीं होगा,
अगर आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाएं। मैडम, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? वो उसके गाल खींचते हुए बोला तो वो चिल्ला कर रह गई, मेरे साथ फ्री ना हुआ करो। तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा तो क्या पड़ोस की आंटी के साथ जाकर रहूं? मेरी बला से आप जिसके पास जाएं और जिससे मर्जी बातें करें। ठीक है फिर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी मेरी बीवी बहुत ओपन माइंड है। वो उसे चिढ़ा रहा था। मैं ओपन माइंडेड नहीं हूँ। कोई मेरे साथ जैसा करता है मैं उसके साथ वैसा ही करती हूँ। अगर आप मुझे चीट करेंगे तो मैं भी आपको चीट करूँगी। और इस बार शिवराज एकदम से सीरियस हुआ था। 2 कदम चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर झूलती बालों की लट को उसके कान के पीछे कर दिया। तुम मुझे जितना तंग करना चाहो, जितना बुरा भला कहना चाहो कह सकती हो, लेकिन मुझे धोखा देने वाली बात कभी मत कहना। ये वाला मजाक मेरे साथ मत करना। वो अचानक बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। ये मजाक नहीं है बल्कि हकीकत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे वफादार रहूं तो उसके लिए आपको भी मेरे साथ वफादार रहना होगा। वो अपने बाल हवा में उड़ाते हुए लापरवाही से बोली थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा वंशिका। मुझसे कभी भी धोखे की उम्मीद मत करना। वो धीरे से अपने होंठ वंशिका के होंठों से मिस कर गया था और वंशिका का चेहरा पहली बार शर्म से लाल हुआ था। वो उसे अपने करीब आने की इजाज़त नहीं देती थी, मगर अब धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगी थी, क्योंकि इतना तो वो भी मानती थी कि गलती उसी की थी। उसे इस तरह उसके कमरे में नहीं जाना चाहिए था। और फिर उस रात वो पूरी तरह नशे में चूर था। और सुबह जब उसकी इज्जत उसकी माँ बाप की नज़रों में गिर रही थी, तब आगे बढ़कर उसने खुद के ऊपर इल्ज़ाम लिया था। और यही सब बातें याद करके धीरे धीरे वंशिका शिवराज को अपने दिल में जगह देने लगी थी। जब वो लंदन पहुंचे तो एक दिन बाद ही उन्हें साउथ कोरिया के लिए निकलना पड़ा। वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। खुशी के मारे एकदम शिवराज के गले से लिपट गई। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था शिवराज कि तुमसे शादी करके मुझे इतना फ़ायदा होगा। यानी मैं 1 महीने में ही पूरी दुनिया घूम लूँगी। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी और उसे खुश देखकर शिवराज भी कुछ सुकून महसूस कर रहा था। वे दोनों रात के करीब साउथ कोरिया पहुंचे थे। उन्होंने देखा वहाँ के मशहूर पुल पर बहुत सारे कपल्स खड़े थे। वंशिका ने शिवराज से पूछा, शिवराज, ये इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि नए साल की पहली बर्फबारी होने वाली है और वो लोग मानते हैं कि पहली बर्फबारी में जो भी लोग आपस में मिलते हैं वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। वो लोग इस दिन दुआएं मांगते हैं। चलो हम भी वहाँ चलते हैं, उसने कहा। वो उसके साथ जाना चाहती थी क्योंकि वो उसे अपनी दुआओं में शामिल नहीं करना चाहती थी, मगर उसके बावजूद भी वो उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए ले गया। मैं तुम्हें अपनी दुआओं में नहीं मांगूंगी शिवराज, उसने मुंह बनाते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं मांग लूँगा। शिवराज ने फौरन उसकी छोटी सी नाक खींची थी। उसने हमेशा की तरह इस बार भी वंशिका को अपनी दुआओं में मांगा था। उसने उसका हाथ सारी उम्र के लिए मांगा था। पहली बर्फबारी शुरू हो गई थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और एंजॉय कर रहे थे। शिवराज ने उसे अचानक अपने सीने से लगा लिया। वो एक पल के लिए घबरा गई, मगर अगले ही पल उसने अपने आप पर काबू पा लिया। उसे हैरानी हो रही थी कि उसे शिवराज की इस हरकत पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था। ये बात भी सच थी कि वो अब उसे धीरे धीरे स्वीकार करने लगी थी। अब वो उसकी मौजूदगी में मगन होती जा रही थी। अब शिवराज के बिना उसका समय ही नहीं करता था। वो रोज़ शाम को ऑफिस से लौटकर आता और उसे अपने साथ घुमाने ले जाता। जब वो कोरियन लड़कों को देखती तो वो उसकी आंखों के सामने हाथ रख देता और बुरा सा मुंह बनाता। वो उसे धमकी देता कि अगर तुम इसी तरह गैर मर्दों को देखती रहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ घुमाने नहीं लाऊंगा। और वो रोज़ उससे प्रॉमिस करती, फिर जानबूझकर लड़कों को देखती थी, सिर्फ उसे तंग करने के लिए, क्योंकि उसे अच्छा लगता था शिवराज को इस तरह चिढ़ाकर। और शिवराज जब गुस्से से उस पर अपना हक जताता तो वंशिका के दिल में एक सुकून सा उतरता था। वो अब उसे स्वीकारने लगी थी। वो अब उसकी धड़कन बनकर उसके दिल में धड़कने लगा था। लेकिन वंशिका खुद इजहार भी नहीं करना चाहती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि पहल दूसरी तरफ से हो। शिवराज भी अपनी पत्नी की मानसिकता को समझ चुका था। उसकी आंखों में छलकते पैगाम को समझने लगा था कि अब वो उसकी संगत चाहती थी, इस रिश्ते की शुरुआत चाहती थी, लेकिन कहने में शर्माती थी। और यह एहसास शिवराज के दिल को गुदगुदाने के लिए काफ़ी था। वो भी तो वंशिका की संगत के लिए तड़प रहा था। एक दिन वो उसे अपने साथ समंदर किनारे ले गया, जहाँ पर उसने बहुत ही रोमांटिक सा इंतजाम किया था। वहीं एक छोटा सा कॉटेज बुक किया था और कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम था। वंशिका की आंखें खुशी से चमक उठीं। शिवराज घुटनों के बल जमीन पर बैठा और एक अंगूठी उसके सामने करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अतीत में जो कुछ भी हुआ उस पर शर्मिंदा भी हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूँ।
हमारे बीच जो भी गलतफहमियां हैं वो सारी दूर हो जाएं। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। उसकी आंखों में उस वक्त कई दीपक चमक रहे थे और वंशिका उन दियों को बुझाना नहीं चाहती थी। और वो भी तो अब उससे मोहब्बत करने लगी थी। उसने वो अंगूठी थाम ली तो शिवराज को एक पल के लिए यकीन न आया। खुशी से उसने उसे गले से लगा लिया और हवा में घुमा दिया। वंशिका भी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। अंदर कॉटेज को शिवराज ने गुलाब के फूलों से सजाया था। कहीं कहीं जलते कैंडल्स माहौल को और भी रोमांटिक कर रहे थे। मेरी जिंदगी को इस कदर खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद वंशिका। उसने एक झटके से वंशिका को अपनी बाहों में उठा लिया और धीरे धीरे उसे बेड पर लेकर आया था। उसके जूड़े में बंधे बालों को खोलकर वो उसके बालों में अपना मुंह छुपा गया। आज कहाँ काटोगी? सच्ची तुम्हारे दांत बहुत शार्प हैं, बहुत गहरा जख्म देती हो। वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला था। मैं आपको कोई कटखनी बिल्ली लगती हूँ जो मैं आपको काटूंगी? वो शर्माकर उसके सीने में अपना मुंह छुपा गई थी। शिवराज ने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में समेट लिया। लेकिन मुझे कटवाना है यहाँ पर। उसने अपने होठों पर उंगली रखी थी और वंशिका का चेहरा शर्म से लाल हुआ था। शिवराज ने अगले ही पल उसके नरम होठों को अपने होठों में लिया था और धीरे धीरे उन लबों की नमी चुराने लगा। तुम आज की रात उन दोनों की रात बहुत हसीन रात साबित होने वाली थी। वंशिका ने सुकून से अपना आप शिवराज के हवाले कर दिया था। दूर आसमान में चमकता हुआ चांद भी उन्हें देखकर शायद शर्मा गया था। उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसी ही रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।